हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे पार्ट 6 द्वितीयक क्रियाएं, उसमें आगे पढ़ेंगे। द्वितीयक क्रियाएं में हमने जो पूर्व में पढ़ा वो आपको मैंने थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ। इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा कि द्वितीयक क्रियाएं बनती है तो विनिर्माण आता है, इसमें आपके निर्माण आता है और साथ में प्रसंस्करण आता है। इसके साथ में हमने द्वितीयक क्रिया में निर्माण जो उद्योग उनकी विशेषताएं पढ़ी। हमने इनके उद्योगों का प्रकार पढ़ा, आकार के आधार पर कुटीर, लघु, वृहद पढ़ा, कच्चे माल के आधार पर पढ़ा। अब हम कुछ और पढ़ेंगे। इसमें अब हम पढ़ेंगे विनिर्माण उद्योगों के प्रकार। इसमें हमने पढ़ा आकार के आधार पे, ये मैंने पढ़ लिया। दूसरा पढ़ा हमने कच्चे माल के आधार पे, तो इसमें कृषि पर आधारित होता है, खनिज पर आधारित होता है, वन पर आधारित होता है, कई प्रकार के हमने पढ़े। और अब हम पढ़ेंगे इसमें उत्पादन के आधार पे, यानी ऐसे उद्योग जैसे ये हमने पढ़ लिया। इसके अलावा कुछ उद्योग होते हैं जिनको उनकी विशिष्टता के कारण अलग नाम दिए गए हैं। जैसे हम बोलेंगे उत्पादन या उत्पाद आधारित उद्योग। ये ऐसे उद्योग होते हैं, उत्पादन उत्पाद आधारित उद्योग वो उद्योग होते हैं कि जिन उद्योगों के कच्चे माल को, किसी भी उद्योग है उसने जो तैयार माल उत्पाद किया है ना, जिनका उत्पादन है, यानी जो उत्पाद पदार्थ है उसको दूसरा उद्योग कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। यानी वे उद्योग जो किसी उद्योग के उत्पाद को अपने कच्चे माल के रूप में काम लेते हैं, उन्हें उत्पादन या उत्पाद आधारित उद्योग कहते हैं। ठीक है। और जिन उद्योगों का उत्पाद कच्चे माल के रूप में काम लिया जा रहा है उन्हें कहते हैं आधारभूत उद्योग। मैं आपको उदाहरण दूंगा। जैसे मान लीजिए हम बात करें लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग है, इससे बनती है मशीनें। जैसे हम बात करें वस्त्र की मशीनें, यानी जो कपड़े बनाती है मशीनें, और उनसे बनते हैं वस्त्र। यानी इससे जो उत्पाद बना वो इसके लिए कच्चे माल के रूप में काम में आ रहा है, मशीन इसके रूप में काम आ रही है। तो ये उद्योग जो है, लौह इस्पात उद्योग है, इसको हम कहेंगे आधारभूत उद्योग। क्या कहेंगे? आधारभूत उद्योग। ठीक है। यानी इसको दोबारा समझिए। आधारभूत उद्योग यानी उत्पाद उद्योग क्या कहते हैं कि वे उद्योग जिनके उत्पाद को अन्य उद्योग कच्चे माल के रूप में काम ले रहा है, उसे कहते हैं उत्पादन या उत्पाद आधारित उद्योग। यानी किस पर आधारित है? उत्पाद पर आधारित है। और जिन उद्योगों का कच्चा माल काम आ रहा है उन्हें कहेंगे हम लौह इस्पात उद्योग। यानी लौह इस्पात उद्योग का जो उत्पाद है वो अन्य उद्योग के लिए, वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में काम में आ रहा है। सामान्य परिभाषा क्या बनेगी इसकी कि वे उद्योग जिनके उत्पाद को अन्य उद्योग कच्चे माल के रूप में काम लेता है, तो उन उद्योगों को हम आधारभूत उद्योग कहते हैं। उदाहरण लौह इस्पात उद्योग। फिर एक दूसरा बनता है इसमें, उसको हम कहते हैं आपके उपभोक्ता वस्तु उद्योग। उपभोक्ता वस्तु उद्योग। इसमें क्या होता है? इसमें उपभोक्ता वस्तु उद्योग में क्या होता है कि जो भी उपभोक्ता होता है, उपभोक्ता यानी जो ले रहा है, वो प्रत्यक्ष रूप में वस्तु का उपभोग कर लेता है। यानी प्रत्यक्ष रूप में वस्तु का उपभोग करता है। यानी इसमें आप यूं समझ सकते हैं कि उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूप में वस्तु का उपभोग करता है। वस्तु का उपभोग करता है। यानी उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूप में वस्तु का उपभोग करता है, उन्हें हम कहेंगे उपभोक्ता वस्तु उद्योग। सीधा उपभोग मिल रहा है। जैसे उदाहरण लूं मैं आपको, ब्रेड आएगी उपभोक्ता के पास, सीधा उपभोग करेगा। चाय ले लीजिए आप, या साबुन ले लीजिए, या जैसे मान लीजिए कोई टीवी है, टेलीविजन का है, तो ये सब क्या होंगे? उपभोक्ता वस्तु उद्योग होंगे। हमने पढ़ा है उत्पादन आधारित यानी उत्पाद आधारित, यानी जो उद्योग किसी के उत्पाद पर निर्भर हो उनको उत्पाद आधारित कहते हैं। तो आप समझिए कि जैसे यहाँ वस्त्र उद्योग है वो उत्पाद आधारित उद्योग है, लेकिन लौह इस्पात उद्योग है यह आधारभूत उद्योग है। यहां पर समझना आप, वस्त्र उद्योग तो क्या है? उत्पाद आधारित उद्योग। किसके उत्पाद पर आधारित है? लौह इस्पात पर।
और जिस उद्योग का उत्पाद अन्य वस्तुओं के लिए उपभोग, अन्य वस्तुओं के लिए कच्चा माल के रूप में मतलब काम आए, उसे कहेंगे हम आधारभूत उद्योग। ठीक है, क्लियर है आप? इसमें एक प्रकार हो जाता है जो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, उसको कहते हैं हम स्वामित्व के आधार पर उद्योग। स्वामित्व के आधार पर ये आसपास भी देखते होंगे आप। जैसे छोटा सा उदाहरण लूँ मैं, आप देखते होंगे अगर स्कूल के हिसाब से लें, कुछ स्कूल आपके आसपास हैं जिनमें आप पढ़ रहे हैं ये होंगी, तो या तो वो सरकारी होगी जिनमें सरकार का नियंत्रण होगा, या कुछ स्कूलें प्राइवेट हैं जिन पर निजी संस्था का या व्यक्ति का नियंत्रण होता है। तो दो प्रकार हो गए स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर उद्योग, इसमें क्या होगा? स्वामित्व के आधार पर उद्योग में क्या होगा आपका? इसमें पहला जो होगा वो आ जाएगा आपका सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र यानी ऐसे उद्योग जिन पर सरकार का नियंत्रण होता है, उनकी योजनाओं पर, उनके लाभ पर, उनके पूरे जो नियम होते हैं वो सरकार के द्वारा होते हैं। और ये जो उद्योग होते हैं ये वैसे तो भारत में भी है, हर जगह, लेकिन जहाँ पर समाजवादी देश होता है, समाजवादी देश है, जैसे रूस की बात करें, वहाँ पर हम क्या करेंगे? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग ज़्यादा मिलते हैं। जैसे आपकी सरकारी स्कूल है वो इसमें आ जाएगी आपकी जो भी। दूसरा होता है निजी उद्योग। निजी उद्योग की परिभाषा लिखेंगे आप कि जिन उद्योगों में किसी निजी संस्था या व्यक्ति का स्वामित्व होता है उसे हम कहते हैं निजी उद्योग। और निजी उद्योग जो होंगे वो कहां पर ज्यादा विशेषता पाए जाते हैं? पूंजीवादी देशों में। पूंजीवादी देशों में जो है उनके अंदर निजी उद्योगों का बोलबाला पाया जाता है, पूंजीवादी देशों के अंदर। ठीक है, जो हमारे विकसित देशों की बात करें, हम जर्मनी की बात करते हैं, उत्तरी पश्चिम यूरोप के जो कंट्री बात करते हैं, वहां पर निजी उद्योगों का बोलबाला है। तीसरा हमारा जो आएगा वो आएगा संयुक्त क्षेत्र। संयुक्त क्षेत्र होंगे, इसमें ऐसे उद्योग होंगे जिसमें सरकार का भी नियंत्रण होता है कुछ, और कुछ निजी संस्था या व्यक्ति का भी नियंत्रण होता है। तो इनको हम कहेंगे संयुक्त क्षेत्र। जैसे मान लीजिए हम बात करें, हमारे पास में कुछ ऐसे उद्योग जैसे राजस्थान रोडवेज हैं, ये क्या होता है? जो एक ये जो एक उद्योग है इसके अंदर सरकार का भी नियंत्रण है और कुछ निजी संस्था का भी नियंत्रण है। तो ये क्या होता है? संयुक्त क्षेत्र के उद्योग होते हैं जिसमें स्वामित्व दोनों का होता है। ज्यादा सरकार का होता है, निजी का कम होता है, कहीं पर ज्यादा इसका होता है, कहीं पर नहीं, कुछ एक रेशियो होता है। और अगर आप बात करें सार्वजनिक और निजी, ये उद्योग जहां मिलते हैं वो एक ऐसे देश मिलते हैं जहां पर मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। कौन सी अर्थव्यवस्था होती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था कहां पर है? हमारे भारत में। तो पूछे आपसे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश कौन सा है? भारत है, जहां पर सार्वजनिक और निजी, आप समझ रहे हैं, हमारे यहाँ पर सरकारी उद्योग भी हैं और निजी उद्योग भी हैं, इनका बोलबाला होता है। और वैसे अगर बात करें स्पेशल निजी उद्योग तो पूंजीवादी देशों में, सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें तो समाजवादी देशों में। ये किसमें एक छोटा सा दे रखा है। अब हम कुछ विशिष्ट उद्योगों की बात करेंगे जो हमने अभी व्रत उद्योगों में पढ़ा था। आपको बताया था मैंने कि जो व्रत हैं, बड़े उद्योग हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। तो परंपरागत उद्योग होते हैं और एक होते हैं विकसित यानी तकनीक पर आधारित। परंपरागत जो उद्योग हैं, जो परंपरागत आपके बड़े पैमाने के उद्योग है, वो उनका जो विकास हुआ है वो आपके यूरोपियन कंट्री में हुआ है, विकसित देशों में। और अगर हम इसमें बात करें, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपके तकनीक पर आधारित उद्योग, इनका अभी जो विकसित है यानी विकासशील देशों में हो rहा है, जहां पर तकनीक नई नई तकनीक आ रही वहां पर हो रहा है। तो हम पढ़ेंगे इसके अंदर परंपरागत बड़े पैमाने वाले उद्योग या उनका औद्योगिक प्रदेश। इस चैप्टर में एक औद्योगिक प्रदेश है, उसका एक अच्छा वर्णन कर रखा है, तो उसको आप समझेंगे परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश। यहां पर आप समझिए कि ये कैसे उद्योग होते हैं जो परंपरा से चले आ रहे हैं, जहां पर कच्चा माल भी पास में होता है, जहां पर हम बात करें लोहा इस्पात है, या अधिकतर जो पहले की तरफ ऊर्जा के काम बात करें, हम एनर्जी की बात करें तो कोयला था, तो कोयले वाले उद्योग होते हैं। तो यहाँ पर जब कोयला होगा, कच्चा माल होगा, लोग वहां पर रह रहे हैं, तो इनको एक दूसरा एक नाम दिया गया है कि धुएं के चिमनी वाले उद्योग। धुएं के चिमनी वाले उद्योग, धुएं के चिमनी वाले उद्योग, या फिर इनका जो दूसरा नाम है वो भारी उद्योग है।
भारी उद्योग है। धुएं के चिमनी वाले उद्योग क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जैसे यहाँ पे होता है तो वहाँ पर बड़ी बड़ी जैसे चिमनियाँ लगी होती है, काला धुआं होता है, वातावरण में अनाकर्षक होता है, वायु प्रदूषण होता है, इसी कारण यहाँ पर क्या होता है, इसको धुएं चिमनी वाले उद्योग कहते हैं। और भारी उद्योग क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ का जो कच्चा माल होता है वो भी भारी होता है जो यहाँ से बनता है, और प्लस जो उत्पाद होगा वो भी क्या होगा, वजन में क्या होता है, भारी होता है। उत्पाद भी क्या होता है, भारी होता है, इसलिए इनको भारी उद्योग भी कहते हैं। ये तो नाम है इनके। अब इनकी विशेषता क्या होती है इन उद्योगों की? जहां पर उद्योग मिलेंगे उनकी विशेषताएं क्या है? विशेषता यह है कि जहां पर भी मिलेगा, पहले पास तो जैसे मान लीजिए कोई भी फैक्ट्री है जहां पर भी मिलेगा वहां पर कच्चा माल भी होगा, वहीं पर ही लोहा इस्पात बन रहा है, जो भी बन रहा है कोयले के हिसाब से बन रहा है, तो वहां का वातावरण बहुत प्रदूषित होगा। जो वातावरण है, वातावरण बात करें, वो अनाकर्षक होगा। वायु यानी पर्यावरण प्रदूषण भी ज्यादा होगा। वायु प्रदूषण कह सकते हैं आप, लेकिन पर्यावरण प्रदूषण कहना अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर जल प्रदूषण भी होगा, जो अपशिष्ट होगा, यहाँ पर वायु प्रदूषण भी होगा। साथ के साथ जैसे मान लीजिए आपका ये उद्योग है, तो उद्योग के पास में यहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर यहाँ पर क्या है, आसपास जो श्रमिक है वो भी रहेंगे, तो यहाँ पर क्या होगी, झोपड़ियों का निर्माण होगा यहीं पर आसपास में, तो यहाँ पर क्या होगा, पास पास में यहीं पर रहना चाहेंगे वो लोग जो हैं। तो ऐसे उद्योगों की विशेषता क्या होगी कि चारों ओर क्या होगा, घरों का घनत्व, जो ग्रह घनत्व होगा वो उच्च होगा। ग्रह घनत्व जो होगा वो क्या होगा, उच्च होगा, बड़ा ही उच्च पाया जाएगा। लेकिन जो घर होंगे वो कैसे होंगे, घटिया किस्म के होंगे, क्योंकि वो किसके लिए हैं, मजदूरों के लिए हैं। वहां पर आपको जल, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सुविधाएं नहीं मिलेगी। ये सुविधाएं क्या होगी, सुविधाओं की कमी होगी। यहाँ पर ये सुविधाओं की क्या होगी, कमी होगी। ये यहाँ की विशेषता है। साथ में यहाँ पर जो आधारभूत सुविधा भी आप कह सकते हैं, इसको सीधे स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं, आधारभूत सुविधा है उनकी कमी होगी। आधारभूत सुविधाओं की कमी होगी। ये पूरे जहां भी विश्व में परंपरागत उद्योगों की विशेषता है। वातावरण अनाकर्षक होगा, पर्यावरण प्रदूषण होगा, ग्रह घनत्व, तो पास पास में घर पाए जाएंगे, जो घर होंगे वो भी घटिया किस्म के होंगे, आधारभूत सुविधाओं की इसमें कमी होगी। और साथ के साथ में क्या होगा कि यहाँ पर जब लोग काम करेंगे, जैसे हम बात करेंगे जर्मनी के रूहर क्षेत्र की, जब लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर जैसे कच्चा माल है, कच्चा माल जैसे कोयले की बात करें या फिर लोहे की बात करें, जब तक ये होगा तब तक तो अच्छी मात्रा में उद्योग चलेगा। लेकिन जब कोयला यानी कच्चा माल, जब कच्चे माल की कमी आ जाएगी आपके पास में, यहाँ पर कच्चे माल की जब कमी आ जाएगी या लोहे की कमी आ जाएगी, तो यहाँ पर लोगों के लिए रोजगार नहीं होगा। और लोग जब यहाँ पर रोजगार नहीं करेंगे तो समस्या क्या आएगी, बेरोजगारी की समस्या आएगी। बेरोजगारी की समस्या यहाँ पर आएगी। बेरोजगारी के साथ में क्या होगा, जो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा वो अन्य क्षेत्र पर जाएंगे, यहाँ से छोड़कर वो दूसरे क्षेत्रों के अंदर गमन करेंगे, यहाँ से दूसरे क्षेत्रों में वो जाएंगे, क्योंकि रोजगार नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर उत्प्रवास होगा। उत्प्रवास होगा, लोग उत्प्रवास नहीं, लोग जो मूल स्थान को छोड़कर गंतव्य स्थान में जाते हैं उसे हम उत्प्रवास कहते हैं। जब यहाँ पर इनकी मांग की कमी हो जाएगी, हो सकता है बाजार में मांग की कमी आ जाए, तो यहाँ की जो उद्योग बड़े अच्छे स्तर पे होगा, विकसित में होगा, तब तो ये चारों तरफ घनी बसावट होगी। लेकिन जब मांग में कमी आ जाएगी, कच्चे माल की कमी आ जाएगी, तो यहाँ पर समस्या रहती है परित्यक्त भूमि की। यानी यहाँ पर क्या होगा, परित्यक्त भूमि होगी, यानी खाली भूमि होगी, बंजर भूमि जो किसी भी काम की नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्यावरण प्रदूषण के कारण वो जमीन खराब हो जाएगी। यहाँ पर औद्योगिक अपशिष्ट की भी समस्या रहती है, औद्योगिक अपशिष्ट की समस्या रहती है। तो ये आगे परंपरागत बड़े पैमाने उद्योग, उनको हम धुएं के चिमनी वाले उद्योग भी कहते हैं, भारी उद्योग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि कच्चा माल भी भारी होता है, उत्पाद भी भारी होता है। विशेषता है वातावरण अनाकर्षक है, पर्यावरण प्रदूषण है, ग्रह घनत्व है, घटिया किस्म के घर हैं, जल, स्वास्थ्य, शिक्षा सुविधाओं की कमी है, आधारभूत सुविधाओं की कमी है, बेरोजगारी है, उत्प्रवास है, परित्यक्त भूमि है, औद्योगिक अपशिष्ट है। ये यहाँ की समस्या है। अब हम इसमें एक के बारे में अध्ययन करेंगे, उसका नाम है, औद्योगिक प्रदेश का नाम है जर्मनी का रूहर क्षेत्र। जर्मनी की स्थिति बता रखी है मैंने आपको, आप उत्तरी पश्चिमी यूरोप के पास में है, फ्रांस के पास में ही है आपका जर्मनी, नक्शे में आप देख सकते हैं इसको। तो जर्मनी का रूहर क्षेत्र, जर्मनी का रूहर क्षेत्र। देखिए रूहर क्या है, कोयला क्षेत्र है। एक रूहर जर्मनी में एक रूहर क्षेत्र है जिसको हम औद्योगिक प्रदेश भी कहते हैं। यहाँ पर आपको मैं छोटे से बात बताऊंगा, यहाँ पर कोयला भी मिलता है और यहाँ पर लोहा भी मिलता है, यानी इस्पात का लोहा भी मिलता है। यहाँ कोयला भी मिलता है और लोहा भी मिलता है।
और यहाँ पर सबसे बात करें, यहाँ पर जो लोहा इस्पात है वो भी यहाँ पर मिल रहा है रूहर के अंदर, इसलिए जर्मनी का एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। या जर्मनी की बात करें, ये यूरोप का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है। जर्मनी का जो रूहर क्षेत्र है ये यूरोप का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है। कैसा है? बड़ा औद्योगिक प्रदेश है ना, समझ रहे हैं आप। तो जर्मनी का रूहर जब ये स्टार्ट हुआ तो वही बात थी, चारों ओर लोग रह रहे थे। इसको अपन धुएं की चिमनी वाला उद्योग भी कह सकते हैं। आपके लोहा इस्पात और कोयला है। आपको पता होगा कि लोहा इस्पात कैसे बनता है कि जब कोयला होता है आपके, जब जैसे मान लीजिए आप लोहा जो होता है, लोहे को आप जब गर्म भट्टी के अंदर आप पिघलाते हैं, आप उसके अंदर कोयले के साथ में पिघलाते हैं तो बनता है कच्चा लोहा। क्या बनता है? कच्चा लोहा। और जब कच्चे लोहे के अंदर, जिसको पिग आयरन भी कहते हैं, उसमें आप मिलाते हैं मैग्नीज। क्या मिलाते हैं? मैग्नीज। तो बनता है इस्पात। तो क्या बनता है? इस्पात बनता है। तो यहां पर इसको लोहा भी मिल रहा था, यहां पर कोयला भी मिल रहा था जर्मनी से, और जो मैग्नीज आसपास था, तो लोहे के अंदर जब कोयले के उपस्थिति में मैग्नीज मिलाया गया लोहे के अंदर, तो वो क्या बन गया? इस्पात बन गया। तो इस तरीके से उद्योग काफी अच्छी विकसित अवस्था में था। औद्योगिक क्रांति थी, मशीनों का बोलबाला था, आराम से उद्योग चल रहा था, बड़े स्तर पे चल रहा था, लोगों को रोजगार दे रहा था। यहाँ पर वही समस्याएं थी कि पर्यावरण प्रदूषण था, ये सब समस्याएं चल रही थी, लेकिन उद्योग गति पे था। होता क्या है, धीरे धीरे जब यहाँ पर कच्चा माल है कोयला, इस कोयले में क्या आती है? कमी आती है। कोयले में कमी आती है, और साथ में जब लोहा इस्पात है इसमें भी कमी आती है ना। कोयले में भी कमी आती है, लोहा इस्पात में कमी आती है। तब क्या करते हैं, ये जो रूहर क्षेत्र है, जो जर्मनी का रूहर क्षेत्र है, ये क्या करता है? पुनः वापस थोड़ा सा परिवर्तन करता है, और अब ये निर्भर रहता है आयात किए हुए कोयले, और जो भी कमी आ रही है लोहे पर निर्भर रहता है, लोहे पर निर्भर रहता है। लेकिन मतलब इस पर निर्भर है इस वक्त। लेकिन इसमें भी क्या समस्या आती है यहाँ पर कि जब बाजार के अंदर भी, बाजार में भी इसकी मांग में कमी होती है, तब ये क्या करता है, ये रूहर जो कोयला का क्षेत्र है वो धीरे धीरे बदलाव की ओर आता है। और यहाँ पर क्या होता है कि बेरोजगारी की समस्या होती है, जो कारखाना वो धीरे धीरे बंद होने लगता है। और वर्तमान में स्थिति आ गई है कि यहाँ पर अब जो आपका जर्मनी का जो रूहर क्षेत्र जो लोहा इस्पात उद्योग के लिए फेमस था, अब वहां पर ये उद्योग नहीं है, जीवित अवस्था में नहीं है। अब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? जो वर्तमान अवस्था है, जो वर्तमान परिदृश्य है, वहां पर मिलेगा ओपेल जो आपका कार बनाने का कारखाना है, वो है बनाने का कारखाना है। और साथ में यहां पर रासायनिक संयंत्र मिल जाएंगे आपको, मतलब इसने बदलाव कर लिया है। और यहां पर कई यूनिवर्सिटीज मिल जाएगी आपको, विश्वविद्यालय मिल जाएंगे। तो जर्मनी का रूहर क्षेत्र लिखना आपको क्या है कि जर्मनी का रूहर क्षेत्र, रूहर एक कोयला क्षेत्र है, लोहा क्षेत्र है, जो जर्मनी के औद्योगिक प्रदेश की रीढ़ है। इसको यूरोप का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश भी कहा गया है। यहाँ पर लोहा और कोयला मिलता है, लेकिन जब इसमें कमी आने लगी तो आयात पर निर्भर रहने लगा, बाजार की मांग में भी कमी आती है। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये उद्योग अवसान की स्थिति में आता है, गिरावट आती है। और वर्तमान परिदृश्य में अब ये उद्योग बंद हो चुका है, और अब इसमें ओपेल कार बनाने का कारखाना, रासायनिक संयंत्र और विश्वविद्यालय, ये जो चीजें हैं यहाँ पर खुल रही है। अच्छा, यहाँ पर इसकी विशेषता की बात करें तो विशेषता अगर आता है अलग से तो आप वही लिखेंगे कि यहाँ पर जो कोयला है वो कहाँ से मिल रहा है, रूहर क्षेत्र से मिल रहा है जर्मनी में। रूहर क्षेत्र आ जाए, नक्शे में आ जाए, तो आप रूहर क्षेत्र को जर्मनी के अंदर इंगित कर देंगे। साथ में यहाँ पर समस्या क्या है, वही आप लिखेंगे, पर्यावरण प्रदूषण है। यहाँ पर समस्या क्या है, अपशिष्ट है, औद्योगिक अपशिष्ट है। वातावरण कैसा है, वातावरण आपका जो इसमें वातावरण है वो भी कैसा है, अनाकर्षक है। ठीक है, और इसके अंदर आप ये कह सकते हैं, फिर अब जब ये लोग चले गए हैं यहाँ से तो उत्प्रवास हुआ है, बेरोजगारी है, उत्प्रवास हुआ है। लेकिन अब इसने यहाँ पर उत्प्रवास बड़े स्तर पर नहीं कह सकते, क्योंकि इसने अपना रूप बदल दिया है। रूहर क्षेत्र का जो वर्तमान रूप है वो ये चल रहा है, वर्तमान परिदृश्य ये चल रहा है। तो इस तरीके से हम औद्योगिक अपशिष्टों के बाद औद्योगिक जो परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश के बारे में पढ़ा हमने। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोहा इस्पात उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग। उसमें नक्शे वाले पॉइंट हमको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इनको एक बार रिपीट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम। ओके, थैंक यू।